हल्दी घाटी के युद्ध में एक व्यक्ति अल बदायूनी, जो स्वयं वहां पर उपस्थित था और फिर बाद में उसके द्वारा लिखा गया एक किताब में, वो किताब है मुंतखब उत तवारीख। उस किताब में बदायूनी ने बहुत सारी बातें लिखी कि जब यह हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो राणा कीका, महाराणा प्रताप को राणा कीका कहा गया, कि राणा कीका ने अपनी सेना के 2 विभाग किए और हमारा जो वाम पार्श्व था, वाम मतलब लेफ्ट हिस्सा, उस पर हमला किया और इस वाम पार्श्व को भेड़ों के झुंड की तरह अपनी जान बचाकर और दक्षिण पार्श्व की तरफ भागना पड़ा। दक्षिण के जो सैयद हैं उन्होंने कुछ इज्जत बचा ली, नहीं तो हार तो होती होती और बहुत बदनामी के साथ ही हार होती। बदायूनी लिखता है यह बात है। एक किताब है उदयपुर राज्य का इतिहास, पेज नंबर 374, 375, 376, 377, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1। वहां पर बदायूनी ने जो जो बातें लिखी गई उन सबको कोट किया गया। इसके अलावा एक बुक और है गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास, उसमें भी बहुत सारे सोर्सेज को कोट किया गया है। खैर, ये भेड़ों के झुंड की तरह ये जो वाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व में भागा, तो क्या ये जीतने वाली सेना के लक्षण हैं? फिर बदायूनी आगे लिखता है कि हम बनास के कांठे पर पहुंचे। एक नदी आती है बनास नदी, और कांठे का मतलब होता है उसका किनारा। बनास के कांठे पर पहुंचे और फिर वहां से हम 5-6 कोस तक भागते रहे। यह बात भी बदायूनी लिखता है। फिर बदायूनी यह भी लिखता है कि युद्ध के अगले दिन हम गोगुंदे में पहुंचे। गोगुंदा एक जगह आती है वर्तमान में उदयपुर में, और उस गोगुंदे में हम यह देखने के लिए पहुंचे थे कि हमारी ओर के कौन कौन से जो योद्धा हैं, सैनिक हैं, वो मारे गए, कौन कौन से हमारे जो जानवर हैं, कितने जानवर हमारे मारे गए। वहां पर कुछ 20 लोग आए जो उन मंदिरों वगैरह की रक्षा के लिए, और जितनी देर वो हमारा मुकाबला कर सकते थे उन्होंने किया, और उसके बाद वो सब लड़कर मारे गए। फिर हमने क्या किया, इस गोगुंदे स्थान में जहां पर हमारा कैंप था, वहां चारों तरफ हमने खाइयां खुदवाकर और बाढ़ लगवा दी, मतलब दीवारों का निर्माण करा दिया, क्योंकि हमको यह भय था कि जो राणा कीका है वो उधर दूसरी तरफ घात लगाए बैठा है, मतलब महाराणा प्रताप, राणा कीका, और वो कभी भी इधर हमला कर सकता है कैंप पर। फिर हम लोग क्या करने लगे, सूची बनाने लगे। किस बात की सूची? कि हमारी ओर के कितने सैनिक मारे गए हैं, कितने घोड़े वगैरह मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सूची जो है ये बादशाह को भेजनी थी, बादशाह के पास भेजनी थी कि साहब हमारी तरफ हमको कितना क्या नुकसान हुआ। तो हमारे साथ वाले जो अमीर थे, उन अमीरों ने यह कहा कि भाई तुम तो ये मान लो कि इस समय हमारा एक भी आदमी नहीं मारा गया, और यह मान लो कि हमारे ओर के कोई भी जानवर भी नहीं मारे गए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खाने की व्यवस्था करो, भोजन की। तो इसका मतलब क्या भोजन नहीं था? बातों से तो यही प्रतीत होता है कि इसका मतलब उनके पास में यहां भोजन नहीं था। लेकिन क्यों भोजन क्यों नहीं था? मुगल सेना थी, अपना सामान लेकर चला करती थी। यहां थाने भी बना रखे थे उन्होंने, देबारी, देसूरी, दिवेर, चार थाने बना रखे थे। अजमेर भी कोई ज्यादा दूर नहीं था, अजमेर से यहां पर सप्लाई होती थी। फौज भी कोई ज्यादा इतनी बड़ी नहीं थी, जैसा बदायूनी लिखता है कि साहब 5000 की फौज थी हमारे पास में। हालांकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग हमको देखने को मिलता है, जैसे मेवाड़ की जो ख्यात वगैरह है उसमें ये 80,000 की फौज लेकर आया था बदायूनी, वहां 80,000 की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के पास में जो 20,000 की फौज थी, जबकि मुणोत नैणसी जो जोधपुर के थे, महाराजा जसवंत सिंह जो थे उनके दरबारी थे मुणोत नैणसी, उन्होंने कहा, बोले नहीं साहब महाराणा प्रताप के पास में 10,000 की फौज थी, और बदायूनी जो मतलब मुगलों की जो फौज थी वो 40,000 थी। इसका मतलब 1:4 इस रेशो में फौज थी, कि जहां मुगलों के 4 सैनिक है वहां पर महाराणा प्रताप के 1 सैनिक है। ये थोड़े से सोर्स ये विश्वसनीय कम है, क्योंकि ये बाद के सोर्स हैं। ये ज्यादा विश्वसनीय सोर्स बदायूनी का, क्योंकि बदायूनी खुद वहां पर प्रेजेंट था। वो ये बताता हमारे 5,000 सैनिक थे और कीका के जो है वो 3,000 सैनिक थे। 5,000 सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। फारसी जो सोर्सेज हैं उनमें भी यह बात है कि साहब भोजन की कमी हो गई थी, पर कारण नहीं बताया गया कि कमी क्यों हो गई थी, रीजन क्या था। रीजन मैं बताता हूं। गोगुंदे में जब उन्होंने ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण करा लिया,
खाया खुदवाई, ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण करा लिया। किस लिए? खुद को सेव करने के लिए। तो एक प्रकार से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था कि कहीं राणा की का घात लगाकर हम पर हमला नहीं कर दे। फिर भोजन कहां से आएगा? आसपास में तो अजमेर है उनकी सप्लाई लाइन, वहां से आएगा। वहां से अगर कोई सामग्री आती उनके पास में तो राणा की का और जो भीलों की फौज है वो वहां पर दावा बोल दिया करते थे, इनके पास कुछ पहुंचने ही नहीं देते। भील जगह जगह फैले हुए थे, चारों तरफ फैले हुए थे। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जब इन्होंने चारों तरफ से कैद कर लिया तो एक हिसाब से तो खुद को कैदी बना लिया। भाई वो मुगल सेना जो ये दावा कर रही है वो जीत गई थी, कैदियों की भांति क्यों जीना पड़ रहा है? फिर उनको कैदियों की भांति यहां पर जीवन यापन क्यों करना पड़ रहा है? फिर सोर्सेज ये बताते हैं कि जब भोजन की इतनी कमी हो गई तो खुद के ही घोड़ों को, ऊंटों को काट काट कर खाना पड़ रहा है। अनाज है नहीं उनके पास में, आम लग रहे हैं यहां पे बहुत सारे, वो आम खा खा कर अपना पेट भर रहे हैं। तो ऐसे में पेट खराब हो गया उनका, अस्वस्थ हो गए। अब इन सारे कारणों पर आप एक बार विचार करो कि शुरुआत में भेड़ों के झुंड की तरह कोई फौज भाग रही है, वो मुगलों की फौज है। और बताने वाला भी कौन है? मुगल लेखक अल-बदायूनी। बनास को पार करके वहां 5-6 कोस तक भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। कौन भाग रहा है? मुगल फौज भाग रही है। कौन बता रहा है? बदायूनी बता रहा है, मतलब मुगलों का इतिहासकार वो बता रहा है। फिर यहां इनके पास में भोजन की कमी हो गई, मुगलिया फौज आइसोलेट हो रखी है, भोजन की कमी है, खुद के ऊंटों और घोड़ों को काट काट कर खा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई। इनके सोर्सेज में इस रसद सामग्री की जानकारी, कमी की जानकारी मिलती है, पर यह जानकारी नहीं मिलती है कमी क्यों हो गई थी। वो कमी की जानकारी मैंने आपको बताई। जब ये सारे सोर्सेज आप ये देखते हो, जब पढ़ते हो, और फिर अचानक से आपका ध्यान ये जाए कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप हारे, तो सिर में खुजली पक्का चलेगी। बोले क्या बात कर रहे हो, यहां तो कहानी कुछ और है। तो महाराणा प्रताप कैसे हल्दी घाटी का युद्ध हार गए? तो इस वीडियो में मैं इसी हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में आपसे बात करूंगा। इस हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता, कौन हारा? कुछ लोग कहेंगे कि साहब महाराणा प्रताप जीते, कुछ कहेंगे नहीं मुगल बादशाह अकबर जीता। इतिहास क्या कहता है, सोर्सेस क्या कहते हैं, उस पर हम बात करते हैं। फिर बहुत सारी और भी कहानियां जोड़ दी गई कि भाई ये हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये मानसिंह के अपमान का बदला था। तो मानसिंह का अपमान हुआ था क्या, कैसे हुआ था, किसने बताया, कहां पर लिखा हुआ है? एक एक करके इन सब पर हम बात करते हैं। कहानी की शुरुआत के लिए मैं अजमेर लेकर चलता हूं आपको। अजमेर में आप जाएंगे तो 1570 ईस्वी का बना हुआ एक किला है जिसको मैगजिन दुर्ग कहा जाता है। अजमेर वाले जानते होंगे, राजस्थान वाले भी जानते हैं, राजस्थान से बाहर वाले भी बहुत लोग जानते हैं। यह अजमेर 1570 में बनाया हुआ एक किला है। तो ये किसका शासन काल चल रहा है? तो अकबर का है। अकबर के द्वारा इस मैगजिन फोर्ट को बनाया गया था, अकबर दुर्ग या मैगजिन फोर्ट। यहीं पर 3 अप्रैल 1576 को मुगल शासक अकबर ने मानसिंह और आसफ खां को सेना और सामान देकर रवाना कर दिया। किस लिए? कीका पर अटैक करने के लिए, कि तुम जाओ और चित्तौड़ पर अटैक कर दो। लेकिन क्यों? क्योंकि कीका, महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो पहले कुछ व्यक्तियों को तो भेज देते, भेजा था 4 व्यक्तियों को। किनको भेजा था भाई? एक तो जलाल खां कोरची, दूसरे नंबर पे मानसिंह, तीसरे नंबर पे भगवंत दास, चौथे नंबर पे टोडरमल। जिसमें ये मानसिंह और भगवंत दास, मानसिंह जो है ये आमेर के राजकुमार थे, भगवंत दास जो है ये आमेर के शासक थे। भगवंत दास के बाद फिर अगले शासक बने थे मानसिंह 1589 में। कब कब भेजा था? बोले इनको तो 1572 में भेजा था। अच्छा, और हल्दी घाटी के लिए सेना कब रवाना कर रहे हैं? बोले 3 अप्रैल 1576 को ये अजमेर से रवाना किया। अजमेर से होते होते ये अलग अलग जगह पर गई, मांडलगढ़ गई जो अभी भीलवाड़ा में आता है, फिर मांडलगढ़ से आपके मोही स्थान पर गई, फिर उसके बाद मोलेला स्थान पर गई। मांडलगढ़ भाई अजमेर से निकल के मांडलगढ़ में डेरा किया, उसके बाद फिर मोही और फिर मोलेला स्थान पर। यहां पर ये पहुंच गए मोलेला स्थान पर। दूसरी तरफ एक जगह थी लोनसिंह, उस लोनसिंह स्थान पर महाराणा प्रताप की फौज डटी हुई थी। तो दोनों सेनाएं आमने सामने। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भेजा तो था इनको, भाई युद्ध की नौबत क्यों आई? सब जगह तो अकबर ने युद्ध नहीं लड़े,
यहां पर युद्ध की नौबत क्यों आ रही है? नौबत इसलिए आ रही है कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, अपने स्वाभिमान को महत्व दे रहे हैं, यही नौबत है। 4 व्यक्ति भेजे अकबर ने, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 1572 में भेजे और बाकी जो 3 है वो 1573 में भेजे। पहला वाला भेजा नवंबर में, दूसरा वाला भेजा मानसिंह को जून में, तीसरा वाला भेजा अक्टूबर 1573 में, और चौथे वाले जो लास्ट टोडरमल भेजे थे वो भेजे थे दिसंबर 1573 में। इसमें कुछ जगह 2 अलग अलग आपको टाइम भी देखने को मिलता है, जैसे दूसरा वाला जून की जगह कई जगह सितंबर भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये जो तीसरा वाला है ये आपको कई जगह अक्टूबर की जगह सितंबर भी देखने को मिलता है। ये विषय नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो आप। फिर इसमें एक एंगल ये घुसा दिया गया, क्या कि भाई ये युद्ध तो नहीं होता, लेकिन महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अपमान कर दिया, घोर अपमान। कैसे? बोले साहब मानसिंह के लिए भोजन का आयोजन किया। अच्छा, कहां पर किया? बोले एक झील आती है, कौन सी? उदय सागर। आप यहां पर जाएंगे तो एक जगह आती है आपकी उदयपुर, उस उदयपुर में एक झील आती है उदय सागर झील। उस उदय सागर झील की पाल के ऊपर, पाल मतलब वो जो किनारे वाला जो हिस्सा होता है उसको पाल कहा जाता है, झील के बाहर चारों तरफ जो बना रखी होती है, या जरूरी नहीं चारों तरफ नहीं, बाहर जो आप एक आउटर जो हिस्सा होता है उसको पाल कहा जाता है। तो इस उदय सागर झील की पाल के ऊपर महाराणा प्रताप की तरफ से मानसिंह के लिए उस शाही भोजन का आयोजन किया गया। ये टोड ने लिखा है, ध्यान रखना, टोड ने लिखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं बताऊंगा आपको। कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं इसे कि साहब ऐसा आयोजन किया, भोजन की व्यवस्था की गई। मानसिंह ने कहा कि महाराणा कब आएंगे, तो महाराणा प्रताप ने अपने बेटे कुंवर अमर सिंह को भेजा, बोले तुम जाके बैठ जाओ, मैं नहीं करूंगा भोजन। तो मानसिंह ने जब अमर सिंह से पूछा कि वो महाराणा क्यों नहीं आ रहे, बोले साहब उनके आज कुछ पेट में दर्द है। तो मानसिंह को इस बात से अपना अपमान लगा कि शायद मुगलों से हमारे रिलेशन हो गए, इसीलिए जो महाराणा है वो हमारे साथ में भोजन नहीं करना चाहते, और वो बिना भोजन किए ही खड़े हो गए और चलू भी उन्होंने नहीं की। एक सोर्स और ये बात बताता है कि साहब वो चलू वगैरह उन्होंने नहीं की और वहां से चल दिए कि ठीक है मैं जल्दी उनकी इस गिरानी का, मतलब वो जो पेट में दर्द हो रहा है उसका जल्दी इलाज करूंगा, और महाराणा प्रताप ने कहलवाया कि तुम जब भी आओगे मालपुरे में हम खड़े मिलेंगे तुम्हारा स्वागत करने के लिए। एक सोर्स और है जो जयपुर से रिलेटेड है, जो कवि राम के द्वारा लिखा गया है, जयसिंह चरित्र। उसमें भी ये बात है, टोड के द्वारा भी ये बात लिखी गई है, नैन्सी ने भी, मुणोत नैन्सी ने भी इस तरफ इशारा किया था, और भी बहुत सारी जो ख्यात हैं उनमें ये बात लिखी गई है। सच्चाई कितनी है इसमें? क्या उस समय का कोई सोर्स नहीं है, उस समय का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस समय जीवित हो और उसके द्वारा इस मुलाकात के बारे में लिखा गया हो? है ना? कौन? अबुल फजल। ये अबुल फजल तो वही है ना जो अकबर के दरबार में था। हाँ वही है अबुल फजल, अकबर के जो नवरत्नों में से एक था। इसी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है कि महाराणा और मानसिंह के बीच की जो मुलाकात हुई थी वो गोगुंदा में हुई थी, और यह मुलाकात बहुत अच्छे ढंग से हुई थी। इसका मतलब महाराणा प्रताप ने अच्छे तरीके से शिष्टाचार निभाया, किसी प्रकार का कोई अपमान नहीं किया। ये उस समय का ये व्यक्ति लिख रहा है अबुल फजल कि साहब मुलाकात जो है वो गोगुंदा में हुई थी, अच्छे ढंग से मुलाकात हुई थी दोनों के बीच में। तो इसका मतलब ये जो बाद वाले हैं कपोल कल्पित बातें जिन्होंने करी हैं ये विश्वसनीय नहीं है। कि टोड तो उदय सागर बता रहे हैं, टोड तो भैया बहुत बाद का आदमी है। टोड तो आया ही भारत में 1799 में और 1823 में वो चला ही गया टोड। तो कहां पर ये हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है 1576, कहां पर ये 1799 में आके जा रहा है। तो इस पर इसकी बातें हमको ज्यादा विश्वसनीय लगती है तुलनात्मक रूप से बजाय उस व्यक्ति के। फिर इसके अलावा ये जो घटना हुई थी, इस घटना के कुछ वर्षों बाद भी कुछ और सोर्सेज लिखे गए थे, जिसमें एक तो आपका अमर काव्य वंशावली, इसके अलावा राज प्रशस्ति, इसके अलावा जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति, ये एक लेखक हुए हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। आप यहां पर जाएंगे ना, एक जिला आता है राजसमंद, राजस्थान का एक जिला है राजसमंद। उस राजसमंद में एक झील है राजसमंद के नाम से, हालांकि राजसमुद्र बोलते हैं उसको, झील को। राजसमुद्र से राजसमंद होता चला गया। महाराणा राज सिंह थे, उनके द्वारा इस झील को बनाया गया था, जिनका टाइम पीरियड था 1652 से और 1680 ईस्वी तक। इसी राजसमंद झील पर एक जगह है, नौ चौकी पाल है, जिसको नौ चौकी की पाल कहा जाता है। वहां पर 25 जो शिलाएं हैं, शिला मतलब भाटे, उन भाटों पर संस्कृत में लिखा हुआ यह एक सोर्स है जिसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। टोटल 1917 श्लोक हैं इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है इस राज प्रशस्ति में।
मेवाड़ मुगल संधि के बारे में भी बताया है, गुरुकुल प्रणाली के बारे में भी बताया है, पृथ्वीराज रासो के बारे में भी बताया है, और भी काफी चीजों के बारे में यहां पर बताया है। इस राज प्रशस्ति में भी इस प्रकार से मानसिंह का अपमान करना नहीं लिखा गया है। इसी तरीके से ये जो है अमर काव्य वंशावली, इसमें भी मानसिंह का अपमान करना नहीं लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो तो ज्यादा लंबे समय बाद नहीं लिखी गई थी, ये जो घटना हुई थी 1576 की, इसके कुछ वर्षों बाद ही लिखी गई थी। दरअसल मेवाड़ के एक शासक थे महाराणा जगत सिंह, जो 1628 से और 1652 ईस्वी तक शासक थे। उनके टाइम पे ये एक प्रशस्ति लिखवाई गई थी जिसको जगन्नाथ प्रशस्ति कहा जाता है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। आप उदयपुर जाएंगे ना तो उदयपुर में एक मंदिर आता है जिसको जगन्नाथ जी का या जगदीश मंदिर कहा जाता है। उसको सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि जगत सिंह को सपना आया था कि साहब ऐसा कोई मंदिर होना चाहिए, और उसके आधार पर उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करा दिया, जो पंचायतन शैली में है। मतलब एक मंदिर ये हो गया और बीच में सेंटर हो गया, और इसके चारों तरफ 5 मंदिर हो रहे हैं, इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। वहीं पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसको जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहा जाता है, जो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। उस सोर्स में भी मानसिंह के अपमान की बात नहीं लिखी गई है। तो एक बात तो यहां से क्लियर है कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अपमान नहीं किया था, क्योंकि उस समय के जो सोर्सेज है, उस समय के कुछ समय बाद के जो सोर्सेज हैं, उनमें बहुत अच्छे ढंग से मुलाकात होना बताया गया है। फिर ये जो अबुल फजल है, जो ये बता रहा है कि साहब गोगुंदा में मुलाकात हुई है, ठीक ढंग से मुलाकात हुई है, ये ज्यादा ठीक लगती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि महाराणा जो है वो इस समय गोगुंदा में ही थे। भाई 1572 में उनके पिता की डेथ हो जाती है, महाराणा उदय सिंह की। होली के दिन होती है 28 फरवरी 1572 को, और उस समय उनका अंतिम संस्कार यही गोगुंदा में किया गया था। तो महाराणा प्रताप कुछ समय तक यहां गोगुंदा में ही थे, फिर बाद में वो कुंभलगढ़ की तरफ चले गए थे, और उनका जो राज्याभिषेक उत्सव है वो कुंभलगढ़ में मनाया गया था। तो ये ज्यादा ठीक लगता है कि साहब यहां पर जो है महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात हुई थी। तो एक तो जो गलत फहमी थी, एक तो वो दूर हो जाती है यहां से, मतलब जो एक गलत जानकारी है वो दूर हो जाती है कि दोनों के बीच की जो मुलाकात है वो मुलाकात ठीक ढंग से हुई थी। तो यहां इसका हल्दी घाटी के युद्ध से क्या लेना देना, ये क्यों फालतू की बता रहे हो सर आप, लंबी चौड़ी बात लेना देना है। क्योंकि एक तो वो लोग जो ये कहते हैं कि मान सिंह यहां अटैक करने के लिए इसलिए आए थे, या मुगल बादशाह ने इसलिए भेजा था कि मान सिंह जो अकबर के व्यक्ति थे, अकबर के व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान कैसे कर दिया गया। फिर दूसरा, मान सिंह भी चिड़े बैठे थे कि मेरा अपमान कैसे हो गया। तो ये मान सिंह कब आ रहे हैं 1573 में, हल्दी घाटी का युद्ध कब हो रहा है 1576 में। क्या किसी व्यक्ति का अपमान हो गया उसके बाद वो इतना 3 साल तक इंतजार करता रहेगा? मान लेते हैं बहुत धैर्य रखा होगा, इंतजार किया होगा। तो फिर अकबर को, महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए मान सिंह के बाद फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था, मान सिंह के अलावा किसी को यहां पर नहीं भेजना चाहिए था, अगर यही बात थी कि साहब मान सिंह के अपमान का बदला लेना था। जबकि मान सिंह के बाद भी हम ये देखते हैं भगवंत दास भी आए और टोडरमल भी आए। इसका मतलब अकबर तब भी ये चाह रहा था कि नहीं, कीका जो है वो अधीनता स्वीकार कर लें। इसका मतलब ये वाला एंगल तो नहीं था कि साहब मान सिंह का अपमान किया गया, ये वाला एंगल तो जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया, जबरदस्ती घुसाया गया ये वाला एंगल कि दोनों का अपमान हुआ, कि प्रताप ने शिष्टाचार नहीं निभाया और मान सिंह को ऐसे बेइज्जत करके भेज दिया। जो भी बताया गया, ये वाला मामला तो झूठा निकलता है यहां से। अब दूसरी वो बात कि साहब हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता कौन हरा, भाई मान लिया मान सिंह वाला तो आपने एंगल हटा दिया होगा, मान लेते हैं अपमान नहीं किया, और अपमान कर भी दिया होगा तो कोई नहीं, इससे कोई हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यही सोच रहे होंगे आप। तो वीडियो में ये बताने के लिए आए हो कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कौन जीता, इस बात को प्रूव करो कि महाराणा प्रताप जीते हैं और मुगल शासक अकबर हार गया। सुनना, जैसा बदायूनी लिखता है, क्या लिखता है बदायूनी कि साहब कीका जो है ना, कीका ने अपनी सेना के 2 विभाग कर रखे थे। कीका के पास कितनी फौज है? 3000 की फौज, ठीक। कितने भाग कर रखे हैं? 2 भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। हमारी जो मुगल फौज है वो भी ऐसे थी, हम दर्रे के नीचे थे, कीका दर्रे के ऊपर था। पहाड़ में जो तंग रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है, तो कीका ऊपर था। हमारा एक तो ये हो गया हरावल हिस्सा, सामने वाले हिस्से को हरावल कहा जाता है, पीछे वाले को चंदावल कहा जाता है। हरावल के हमारे 2 भाग थे मुगलों के, एक तो ये वाला लेफ्ट साइड का जिसको वाम पार्श्व कहा गया, ये वाला जो है ये आपका राइट वाला जिसको दक्षिण पार्श्व कहा गया। बोले हमने क्या किया, 80 लड़ाके जो है जबरदस्त लड़ाके चुने जो बहुत जबरदस्त थे, और उन 80 लड़ाकों को इस हरावल के भी आगे भेज दिया। किसके साथ? बोले सैयद हासिम बारह, सैयद हासिम बारह, कि सैयद हासिम बारह तुम जाओ इन 80 लड़ाकों के साथ, हरावल से भी आगे जाओ तुम। क्यों? बोले या तो कीका जैसे ही नीचे उतरे कर देना अटैक, कीका को पकड़ना है या कीका को मारना है। ये वाला जो है दक्षिण, ये राइट, ये जो लेफ्ट पार्श्व है,
इस लेफ्ट पार्श्व में मतलब वाम पार्श्व में एक तो सीकरी के शहजादे थे, इसके अलावा काजी खां था, काजी खां वो इधर था। फिर ये जो दक्षिण पार्श्व है इसमें है सैयद अहमद बाराह, सैयद अहमद बाराह। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, बदायूं ने ये लिखता है कि साहब कीका जो है ना वो जो दर्रे से नीचे उतरा, ठीक है, दर्रे से नीचे उतर के और सेना को चीरता 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 इधर वाम पार्श्व की तरफ आया, ठीक है। वाम पार्श्व पर भयंकर हमला किया कीका ने। ये जो सीकरी के शहजादे थे, ये जो काजी खां था और इधर के जितने भी ये योद्धा थे, भेड़ों के झुंड की तरह अपनी जान बचाकर इधर दक्षिण पार्श्व की तरफ भागे। इधर दक्षिण वालों ने थोड़ा सा मोर्चा संभाल लिया, नहीं तो बहुत बदनामी के साथ हार हो जाती। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के शब्द यूज में ले रहा है कि भेड़ों के झुंड की तरह भाग रहे हैं, तो इसका मतलब मामला गंभीर था। भाई या तो सिंपल ही लिख देता कि भाई ठीक है इन्होंने टक्कर दी और अपनी जान बचा के जो है इधर आ गए, बट भेड़ों के झुंड की तरह भाग रहे हैं, इसका मतलब यहां दहशत तो पैदा कर दी थी राणा कीका ने, महाराणा प्रताप ने उसकी सेना में। ये जितने शहजादे थे, ये जो काजी खां था, इस काजी खां का तो अंगूठा काट दिया था, अंगूठा कटने के बाद ये भी भाग लिया, ये शहजादे भी भाग लिए और योद्धा भाग लिए, इधर पहुंच गए, ठीक। आगे बदायूं ने यह लिखता है कि मैं इस सेना का एक खास मोर्चा था, उस खास मोर्चे में था मैं, मतलब ना तो हरावल में था और ना चंदावल में था, एक खास मोर्चा था। वो खास मोर्चा अलग रहा होगा, भाई खास व्यक्ति है। बदायूं ने आगे यह लिखता है कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों ने बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया है, उससे खोपड़ी का जो रक्त है वो उबलने लगा है। और मैंने आसफ खां से पूछ लिया, भाई स्वाभाविक बात है गर्मी है, जून का महीना है, तो खोपड़ी का रक्त क्या पूरे शरीर का रक्त उबलने लग जाए, सब कुछ तपता है, बढ़ता है सब कुछ। तो बदायूं ने यह लिखता है कि मैंने आसफ खां से पूछा कि भाई मैं अपना वार करता जा रहा हूं, तीर छोड़ता जा रहा हूं, तो यह पता कैसे चलेगा कि हमारे पक्ष का राजपूत कौन है और शत्रु पक्ष का राजपूत कौन है? तो बोले आसफ खां ने मुझसे कहा कि तुम तो अपना वार करते जाओ, किसी भी पक्ष का राजपूत मारा जाए, इसमें तरक्की तो इस्लाम की हर दशा में है, ऐसा वो लिखता है, बदायूं ने लिखता है। आगे ये जानकारी मिलती है, जैसा बदायूं ने बताता है कि ये जो पहला वाला जो मोर्चा था, भाई शुरू में जब ये वाम पार्श्व पर जब हमला ये किया गया था और वो वाम पार्श्व इधर भागकर भेड़ों के झुंड की तरह दक्षिण पार्श्व में चला गया था, तो इस पहले मोर्चे पर तो पूरे तौर पर हमारी हार हुई। उसके बाद हम कहां पर पहुंच गए? हम पहुंच गए बनास के कांठे पर। दरअसल यहां एक नदी बहती है, बनास नदी, और कांठा मतलब होता है नदी का किनारा। तो बनास के कांठे पर हम पहुंचे और वहां हम 5-6 कोस तक भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। बाद में हमारे बीच का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिहत्तर खां। उस मिहत्तर खां ने ढोल बजाना शुरू किया, मतलब ये एक मैसेज होता था, संकेत होता था कि बादशाह जब आता था तो इस प्रकार के ये संकेत दिए जाते थे कि ढोल बजने का मतलब अरे बादशाह आ गया, बादशाह आ गया। तो हमारे जो सैनिक भाग रहे थे, जिनके पैर उखड़ चुके थे, अब उनको कुछ हिम्मत बंधी कि जब बादशाह ही आ गया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बादशाह कोई सुपरमैन की तरह है। बादशाह आने का मतलब यह है कि बादशाह के साथ में बहुत बड़ी फौज आ गई, और बहुत बड़ी फौज आ गई तो फिर इस फौज को, मुट्ठी भर फौज को हम पराजित कर देंगे। तो बोले जब मिहत्तर खां ने इस प्रकार की ये बात बताई, ढोल बजाया कि साहब बादशाह आ चुका है, तो उसके बाद फिर हमारे सैनिकों के कुछ पांव डटे। अभी तक की जितनी मैंने बात बताई, तो हल्दी घाटी कौन जीता कौन हारा, ये आप अपने हिसाब से विश्लेषण आप करते जाओ। अब आगे क्या हुआ? ये जब इस स्थान पर पहुंचे थे तो बनास के कांठे वाले स्थान पर एक जगह आती है जिसको रक्त ताल कहा जाता है। रक्त ताल या उसको रक्त तलाई कहा जाता है। तो नाम से तो क्लियर है, रक्त मतलब खून, ताल मतलब तालाब। तो इसका मतलब यह ऐसी जगह है जहां पर खून का तालाब बन गया होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बना था। भाई यहां पर मैं भी गया था वो टीवी चैनल वाला प्रोग्राम करने के लिए, ये सारी जगह मेरी देखी हुई है, सब मैं देख के आया हूं। बदायूं ने एक जगह लिखता है, बहुत देखो गजब की बात क्या लिखता है कि जब इस युद्ध को लड़ा गया तो ग्वालियर के जो थे ना रामशाह तोमर, ये रामशाह तोमर का जो पूरा परिवार है ना, वो सब रणखेत हो गए थे। लेकिन रामशाह तोमर ने इतने जबरदस्त तरीके से युद्ध किया था कि बदायूं ने खुद ये लिखता है कि जिस वीरता के साथ में इन्होंने युद्ध किया उसको मैं लिख नहीं सकता, वो मेरी लेखनी की शक्ति से भी परे है। मतलब शत्रु पक्ष के योद्धा की तारीफ कर रहा है। कौन कर रहा है? खुद बदायूं नहीं कर रहा है कि मैं लिख ही नहीं सकता, मेरी लेखनी की शक्ति से परे है जो रणकौशल इस व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया है। अब आगे क्या हुआ? अब आप इसमें एक तर्क ढूंढेंगे कि साहब फिर ये युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप को फिर युद्ध भूमि से जाना क्यों पड़ा? महाराणा प्रताप खुद घायल हो गए थे, या इस पर हम थोड़ी देर बाद में बात करें। हम एक बार यह बात करते हैं, मोहम्मद गौरी जब पहले तराइन के युद्ध में पराजित हुआ तो युद्ध भूमि से भागा था, भागकर अपनी जान बचाई थी। कई बार ऐसा देखा गया है
कि पश्चिम से जो आक्रांता आया करते थे, जब पराजित होने लगते थे तो भागकर अपनी जान बचा लिया करते थे। यहां वाले योद्धाओं के साथ समस्या क्या थी, जैसे हम महाराणा सांगा के टाइम में देखते हैं, जब उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, वो फ्रंट फुट पर खेला करते थे। जब खानवा का युद्ध हुआ, महाराणा सांगा बिल्कुल हरावल में रहकर युद्ध लड़ रहे थे, और बाबर हरावल में नहीं था। बाबर रिजर्व टुकड़ी में था, जो उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि अगर राजा ही मारा जाएगा तो युद्ध खत्म, हार गए आप युद्ध। तो इसलिए राजा को, बादशाह को, सम्राट को पीछे की तरफ रहना चाहिए। यहां वाले आगे इसलिए रहते थे कि भाई मैं पीछे रहूंगा तो मेरे जो सैनिक है वो क्या सोचेंगे कि तुम तो पीछे की तरफ चले गए, हमको मरने के लिए आगे कर दिया। बोले नहीं, मैं खुद अपने योद्धाओं के साथ में रहकर युद्ध लड़ूंगा। मनोबल बढ़ाने के लिए आगे रहा करते थे, लेकिन ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अगर मान लो राजा को कोई तीर आके लग गया, डेथ हो गई, तो सेना बिखर जाएगी। तो ये इस प्रकार की चीजें कि युद्ध भूमि से कोई व्यक्ति अगर पलायन कर गया, ये केवल यही हम नहीं देखते, ये चीजें हम कई जगह देखते हैं। इधर के जो योद्धा थे उनमें भी ये चीज हम देखते हैं। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि फ्रंट में रहने की बजाय रिजर्व टुकड़ी में रहा करते थे। यहां वाले फ्रंट फुट पे खेला करते थे, इसलिए जल्दी घायल हो जाया करते थे। अब घायल व्यक्ति या तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाए, डेथ होते ही आपका उद्देश्य क्या है, चित्तौड़ पर कब्जा करना, कर लोगे, आपके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इसीलिए मुगलों के यहां उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, तो महाराणा प्रताप जब यहां पर घायल थे तो उनको जबरदस्ती इस युद्ध भूमि से भेज दिया गया, और झाला मन्ना जो थे उन्होंने उनके राज्य चिन्हों को धारण कर लिया कि नहीं, आपका जीवित रहना इसलिए जरूरी है कि अगर आप जीवित नहीं रहे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आपका ये पूरा मेवाड़ खत्म हो जाएगा। आप कम से कम जीवित रहोगे तो इनको टक्कर तो देते रहोगे। और हम फिर अब ये देखते हैं आगे चलकर कि आगे 1582 में महाराणा प्रताप ने जो दिवेर का युद्ध लड़ा था, जिसमें दिवेर का जो थाना आता है, वहां का जो इंचार्ज था वो खुद अकबर का चाचा था सुल्तान खान। उस सुल्तान खान को मार गिराया गया था। दिवेर, देबारी, देसुरी, देवल, ये सारे जो थाने थे मुगलों के, ये सारे थाने खत्म कर दिए गए थे। और ये जो दिवेर का युद्ध था, दिवेर के युद्ध से मुगलों की वापस पराजय शुरू हो जाती है कि कुछ जिन क्षेत्रों पर उन्होंने बाद में कब्जा कर लिया था, इनको पराजित करते करते, और महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597, तो अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने केवल मांडलगढ़ छोड़ दो और चित्तौड़ छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को मुगलों से वापस जीत लिया था। तो इसलिए अब आप विचार करो कि यदि वहीं पर जून 1576 में उस हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप अगर नहीं निकाले जाते जबरदस्ती, तो क्या इन क्षेत्रों को वापस वो जीत पाते? नहीं। हो सकता है शायद अमर सिंह ये प्रतिरोध कर लेते, या हो सकता है शायद वो प्रतिरोध नहीं कर पाते, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व इन क्षेत्रों को जब वापस जीत लिया था, तो इसका मतलब उनका युद्ध भूमि से जो पलायन करना था या उनको पलायन करवाया जाना था, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था जो आगे चलकर सफल हुआ। उसका परिणाम हम देखते हैं। फिर ये कि जब ये सेना थी और गोगुंदा स्थान पर जब ये आइसोलेट हो गई थी, खुद के ऊंटों घोड़ों को काट काट कर इसको खाना पड़ रहा था, कैदी की भांति जीवन यापन कर रहे थे। फिर ये यहां से निकलकर जब अजमेर पहुंचे, तो इनके जो सेनापति थे मान सिंह आसफ खान, मुगल शासक अकबर के द्वारा उनकी ड्यूटी बंद कर दी गई थी कि दरबार में मत आना और अपनी शक्ल मत दिखाना कुछ टाइम के लिए। तो क्या कोई बादशाह अपने जीते हुए सेना नायकों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है कि अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे को? इस प्रकार का व्यवहार जीते हुए के साथ किया जाता है या पराजित हुए के साथ में किया जाता है? आप स्वयं विश्लेषण करो। जितनी बातें मैंने आपके समक्ष रखी, उन सारी बातों को एक एक करके मैंने केवल यहां पे सारी एक एक परतें हटाई। अब आप उनको देखो और निर्णय आप स्वयं करो कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता। निश्चित रूप से आगे हम ये कह सकते हैं, आगे चलकर जो युद्ध हुए थे, जिसमें महाराणा प्रताप को आगे चलकर कुंभलगढ़ को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर जो है वो शाहबाज खां के नेतृत्व में आगे सेना भेजता है कुंभलगढ़ को जीतने के लिए 1577 में, 1578 में और 1589 में, 79 में। ये अक्टूबर 1577, दिसंबर 1578 और नवंबर 1579 में। यहां पर वो असफल रहता है 1577 में, लेकिन 1578 में अप्रैल के महीने में वो कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है आसफ खां। तो कुंभलगढ़ उनके हाथ से चला गया था, बाद में उदयपुर भी उनके हाथ से चला गया था, और उदयपुर का नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। तो वही बात है ना, बाद में अकबर ने जब मेवाड़ के इन बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, बाद में हम पर्टिकुलर बात कर रहे थे अभी हल्दी घाटी के युद्ध की, बाद में जब अकबर के द्वारा इन क्षेत्रों को जीता गया था, तो महाराणा प्रताप ने एक एक करके इन क्षेत्रों को फिर से अकबर के कब्जे से मुक्त करा लिया था। तो फिर से वही बात आती है कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से पलायन क्यों करवाए गए थे? अगर नहीं कराए जाते तो इन क्षेत्रों को वापस से नहीं जीत पाते। और हल्दी घाटी के युद्ध का क्या परिणाम था, वो जितने ये तथ्य रखे मैंने, मेरे हिसाब से उसके बाद तो कोई छोटा बच्चा भी आराम से निर्णय कर सकता है कि कौन पराजित हुआ और किसकी यहां पर जीत हुई। अब महाराणा प्रताप से वैसे रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिनकी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को भी वैसे तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं,
लेकिन इन दिनों काफी कमेंट आए कि सर ये मामला बहुत हाईलाइट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए। इस विषय पर आपका और क्या मानना है, मैंने वीडियो बना दिया। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट रखिए और वीडियो को शेयर किया करें। आप बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो वीडियोस देखते हैं, उनका प्यार है, स्नेह है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद।